सो हेलो एवरीवन। तो आज यार हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 8 लेने जा रहे हैं और आज हम लेक्चर नंबर 8 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी भी उसे बोल सकते हो। गिब्स फ्री एनर्जी अगर आप 11th क्लास में हो फिर तो आपके लिए एक नवा ही टॉपिक है, और अगर 12th क्लास या ड्रॉप ईयर में हो तो आपने कभी नाम सुना होगा लेकिन अब आने तक भूल गए होंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चीज़ें होती थी और सारी आप चीज़ें भूल गए होंगे। तो आप चाहे नीट के स्टूडेंट हो, आप चाहे जेई मेंस के स्टूडेंट हो, आप चाहे जेई एडवांस के स्टूडेंट हो, आप चाहे ओलंपियाड के स्टूडेंट हो, या आप चाहे सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, जिस भी एग्जाम के लिए आए हो गिब्स एनर्जी देखने, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आज के बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप गिब्स फ्री एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे, चाहे वो नीट का हो, जेई एडवांस का हो, जेई मेंस का हो, हवा में फेंक रहे होगे। आज हम गिब्स फ्री एनर्जी को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठा के बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक, बिल्कुल एक्सट्रीम तक लेके जाएंगे। सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी की पूरी थ्योरी आपको अच्छे से कराई जाएगी, फिर उसका न्यूमेरिकल पार्ट, फिर उसका पहले सबसे पहले थ्योरी अच्छे से, फिर उसका मैथमेटिकल पार्ट, फिर उसके न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स भी कौन से, जो आपके लेटेस्ट जेई और नीट में आए हुए पीवाईक्यू हैं वही कराए जाएंगे। तो सारा कंप्लीट पैकेज आपको एक ही वीडियो में गिब्स फ्री एनर्जी का मिल जाएगा, जैसे कि बाकी लेक्चर्स में भी मिलता है। बाकी सारे टॉपिक्स भी ऐसे ही होते हैं, कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, राइट। तो आज के बाद गिब्स फ्री एनर्जी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी रद्दी हो जाएगा एकदम टॉपिक, राइट। शुरू करते हैं, हेडिंग डाल लो, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 8 हम लेने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 हम लेने जा रहे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले हेडिंग डालो, एक लाल पेन, काला पेन, कुछ सुंदर सा कोई एक पेन निकाल लो, जिससे पहले हेडिंग डाल लो, फिर ब्लू पेन से लिखना शुरू करना। स्क्रीनशॉट नहीं लेने हैं, नोट्स बनाते जाने हैं, अनलेस और अनटिल आपका 2 महीने बाद, अगर 3 महीने बाद एग्जाम है जेई या नीट का, फिर तो बात अलग है। अदरवाइज गिब्स एनर्जी, अदरवाइज आपको नोट्स बनाते जाने हैं। चाहे आप गिब्स एनर्जी लिखा हो या बीच में गिब्स फ्री एनर्जी लिखा हो, एक ही बात है, राइट। मैं गिब्स एनर्जी लेके चल रहा हूँ, गिब्स फ्री एनर्जी भी लिखा हो तो एक ही बात है। अच्छा, गिब्स एनर्जी की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि गिब्स एनर्जी का जो सिंबल है वो है कैपिटल जी। गिब्स फ्री एनर्जी को कैपिटल जी से डोनेट करते हैं। पहली छोटी सी बात तो यही है, नाम का पहला शब्द ही उसका सिंबल है, वे तो कोई याद करने में एफर्ट ही नहीं है, राइट। तो गिब्स एनर्जी का पहली बात, गिब्स एनर्जी को कैपिटल जी से डोनेट करते हैं। अच्छा, क्या हमें गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पहले कुछ चीजें पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता है। जैसे हमें एंट्रोपी के बारे में पहले से कुछ 2 चीज़ें पता थी, एंथैल्पी के बारे में भी पहले से 2 चीज़ें पता थी, इसी तरह हमें गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी के बारे में भी 2 चीज़ें पहले से ही पता है। एक हमें सर ये पता है कि गिब्स एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है। लेक्चर नंबर 2 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया गया था कि सिर्फ हीट और वर्क आपका पाथ फंक्शन है, बाकी जितने भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी आपके स्टेट फंक्शन है। तो गिब्स फ्री एनर्जी भी आपका एक स्टेट फंक्शन है, राइट। चाहो तो इधर बीच में लिख लो गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। एंड ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसकी बात भी लेक्चर नंबर 2 में ही हमने की थी कि जितनी भी एनर्जी की सारी टर्म्स होती हैं वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। याद है, सेम यही लाइन बोली थी जो अभी मैं बोल रहा हूं। तो ये 2 बातें तो हमें पहले से ही पता है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, चाहे हमें पता ही नहीं है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, लेकिन अगर हमसे ये पूछा हो कि स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन हो तो हमें पहले से ही पता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमें पहले से ही पता है। नो मैटर कि हमें डेफिनेशन इसकी पता है कि गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है, नहीं होता है, लेकिन हमें 2 चीजें तो पहले से ही पता है कि एक स्टेट फंक्शन है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। आगे बात करते हैं। चलो, अब जो आपको नहीं पता है उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, डेफिनेशन लिखते हैं। पहले लिखो, चेप लो, समझाता बाद में हूं, पहले लिख लो, है ना, पहले चेप लो। इट इज
it is one of the state function of thermodynamics. It is one of the state function of thermodynamics which takes into account enthalpy and entropy of the system together. सो गिब्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है थर्मोडायनेमिक्स का। जैसे इंथैल्पी हमारा एक स्टेट फंक्शन था, जैसे एक इंट्रोपी हमारा एक स्टेट फंक्शन था, उसी तरह गिब्स फ्री एनर्जी भी हमारा एक थर्मोडायनेमिक का जस्ट सिंपल एक स्टेट फंक्शन है। बस इनमें फर्क क्या है, सब स्टेट फंक्शन की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी परिभाषा है। गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसा थर्मोडायनेमिक का स्टेट फंक्शन है जो कि इंथैल्पी और एंट्रोपी को एक साथ लेके जाता है और एक नवा फंक्शन बनाया गया। एंट्रोपी और इंथैल्पी इन दोनों को एक साथ मिला के, इन दोनों की डिपेंडेंस या इन दोनों के रिलेशन को, इन दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, उसको एक साथ मिला के एक नवा फंक्शन बनाया गया जिसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। सिंपल सी बात करें तो हमारी G बराबर होता है H माइनस टी एस के। G बराबर होता है H माइनस टी एस के। तो अब डेफिनेशन आई होप क्लियर हो रही होगी। सिंपल है जो डेफिनेशन है। आगे एक डेफिनेशन और भी देखेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी हमारा एक स्टेट फंक्शन है जो कि टेक इनटू अकाउंट करता है इंथैल्पी और एंट्रोपी को टुगेदर, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी को टुगेदर, राइट। H से हमारी इंथैल्पी है, S से हमारी एंट्रोपी है, T हमारा टेम्परेचर है, G हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। तो सिंपल सी बात तो अभी इतनी है कि गिब्स फ्री एनर्जी हमारा एक थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है जो कि इंथैल्पी और एंट्रोपी को एक साथ टुगेदर करके एक नवा फंक्शन बनाया गया जिसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। और ए आपका रिलेशन है कि G बराबर होता है H माइनस टी एस के, H माइनस टी एस के, राइट। अच्छा, अब जैसे कि इंथैल्पी या जैसे कि हमने एंट्रोपी दोनों में ही बात की थी कि इंथैल्पी या एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। हम हमेशा चेंज इन इंथैल्पी या चेंज इन एंट्रोपी ही निकालते हैं, राइट। इसी तरह जी का भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जी की हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम हमेशा जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। हम हमेशा डेल्टा जी ही निकालते हैं। हम हमेशा चेंज इन गिब्स एनर्जी ही निकालते हैं। चेंज इन गिब्स एनर्जी पे ही हमारा इंटरेस्ट होता है। चेंज इन गिब्स एनर्जी पे, इस पे ही हमारा इंटरेस्ट होता है। हम हमेशा चेंज इन गिब्स एनर्जी निकालते हैं या उसी का सिग्निफिकेंस है। जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती, जैसे कि इंथैल्पी में भी बात की थी हमने, एंट्रोपी में भी बात की थी, राइट। तो इसका चेंज निकालते हैं। चेंज कैसे निकालें? डेल्टा जी, जब जी बराबर है H माइनस टी एस, तो डेल्टा जी बराबर हो जाएगा डेल्टा H माइनस डेल्टा ऑफ टी एस, राइट। अच्छा, तो अब हमें पता है यार, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि लिख लो चलो, as most of reaction occur at constant pressure
एंड टेम्परेचर। जैसे कि हमें पता भी है कि मैक्सिमम जो रिएक्शंस है हमारी वो एक कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ऐसा रिएक्शन ऐसे नहीं होती कि प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है हमारे जिस भी चीज़ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं उसका प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर और एक कांस्टेंट प्रेशर पे मोस्ट ऑफ रिएक्शंस होती हैं। इसके बाद हम पहले भी कर चुके हैं, इंटरनल एनर्जी में भी कर चुके हैं, इंथैल्पी में भी कर चुके हैं, राइट। तो एज मोस्ट ऑफ रिएक्शन अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शंस होती है तो टेम्परेचर डेल्टा से बाहर आ जाएगा। तो नवी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। क्योंकि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रह रहा है तो डेल्टा साइन से बाहर आ जाएगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो डेल्टा से बाहर आ जाएगा, राइट। तो आपकी ये इक्वेशन आ गई और ये ही आपकी एकमात्र इंपॉर्टेंट इक्वेशन है गिब्स फ्री एनर्जी की, कि डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। अगर मेरे से आज के लेक्चर का कोई क्लाइमेक्स पूछे तो ये है आपका क्लाइमेक्स, राइट। अच्छा, तो ये आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है। अच्छा, एक स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी भी होती है जिसको डेल्टा जी नोट से डोनेट करते हैं ना। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है कि जब हम किसी एक स्टैंडर्ड स्टेट पे बात करें, है ना, कि एक टेम्परेचर कांस्टेंट, किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड स्टेट पे, है ना, मतलब 25 डिग्री पे अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड स्टेट वैसे 25 डिग्री मान लेते हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, किसी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और किसी एक स्टैंडर्ड प्रेशर पे अगर जब हम बात कर रहे होते हैं, उस केस में जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसको डोनेट करते हैं डेल्टा जी नोट से, डेल्टा जी नोट से, है ना, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है, ये आपकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है ना। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे होती है। जैसे आपके स्टैंडर्ड कंडीशन है ना कुछ, जैसे मोल कंसेप्ट में हमने की थी एनटीपी एसटीपी, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है कुछ एनटीपी एसटीपी, है ना, कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है, इस पे जो हम डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालते हैं कि जब टेम्परेचर हमारा एसटीपी वाला हो और प्रेशर हमारा एसटीपी वाला हो, उस केस में जो हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। एक किसी भी टेम्परेचर के लिए है। तो डेल्टा जी नोट भी हमारा बराबर इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम एनालॉगी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नोट बराबर होगा डेल्टा एच नोट डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस नोट, राइट। ठीक बात है। ये हमारा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, ये चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर बात है। अच्छा, तो पहली बात तो ये जो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है वो ए है। ठीक बात है, जिसमें डेल्टा जी, अच्छा डेल्टा जी है क्या, डेल्टा जी क्या है इसमें हमारा, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, है ना, या सम ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट्स, है ना, जैसे कि इंथैल्पी के केस में हमने किया था या इंट्रोपी के केस में हमने ऐसे लिखे थे। तो डेल्टा जी तो लिखना छोटी सी बात है, राइट। तो ये पहले छोटी सी बात है कि गिब्स एनर्जी एक हमारा अनदर स्टेट फंक्शन है जो कि इंथैल्पी एंड इंट्रोपी को एक साथ लेके आता है ना। उसके बाद हमने बात की कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं होती, हम हमेशा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की ही बात करते हैं। तो चेंज इन लिखा और कांस्टेंट, एक मोस्ट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है, तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन आ गई, राइट। और हमने बात की ये है हमारी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये है हमारी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। जब स्टैंडर्ड जहां भी कहीं नोट लगाओ ना किसी भी चीज के ऊपर, जैसे ये है हमारी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ये है हमारी स्टैंडर्ड इंथैल्पी, ये है हमारी स्टैंडर्ड इंट्रोपी, है ना, ये हमारी इंथैल्पी है, ये हमारी स्टैंडर्ड इंथैल्पी। जहां भी ऊपर नोट लग जाए वो मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पे बात हो रही है किसी भी चीज को निकालने की। ठीक बात है। अच्छा, इसको हम एक करते भी हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ज़्यादा बात करते हैं इस पे जब ई और ई नोट निकालते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपको पता हो तो बात अलग है, 11th क्लास में तो कोई अंदाजा नहीं होगा, 12th क्लास में हो तो याद थोड़ा बहुत पता होगा कि एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। खैर, अगर 11th क्लास में तो कोई जोर देने की बात नहीं है, जब टाइम आएगा सीख जाओगे, राइट। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक और डेफिनेशन भी है गिब्स फ्री एनर्जी की, एक और डेफिनेशन भी है गिब्स फ्री एनर्जी की, उसको देखते हैं।
ये पहली बात तो ये फॉर्मूला आज अभी याद हो जाना चाहिए कि डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। एक और डेफिनेशन भी है गिब्स फ्री एनर्जी की, एक्चुअल में कंसेप्चुअल डेफिनेशन है कि गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या है। और जो इसके बाद वाला लेक्चर है उस लेक्चर में हम इंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी तीनों को एक साथ समझेंगे। तीनों में एक साथ क्लियरेंस मिलेगी लेक्चर नंबर 9 में। बिल्कुल जो होते हैं ना एकदम बारीक वाली क्लियरेंस, वो आपको लेक्चर नंबर 9 में मिलेगी। इंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी की जब एक साथ बात हो रही होगी, मज़ा आएगा अगले लेक्चर में। मज़ा इसमें भी आएगा, उसमें ज़्यादा ही आएगा। एक तो मुझे बस यही वाला काम सबसे बोरिंग लगता है, इरेज करने वाला ना, ऊपर से फ्रिक्शन बहुत है इसमें आई थिंक। चांद छुपा बादल में शाम के मेरी जान, चांद छुपा बादल में शाम। चलो एक और लिखो, एक और लिखो, एक अनदर डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन बा, एक और परिभाषा बा, एक अनदर डेफिनेशन। अनदर डेफिनेशन क्या है, अगर मैथमेटिकली बोलूं तो डेल्टा जी बराबर माइनस वर्क डन यूजफुल। ये है आपकी अनदर डेफिनेशन। क्या है, थोड़ा इंग्लिश हो जाए, थोड़ा अंग्रेज बन जाए, चला। तो क्या बोल रहा है, इसको अगर हम मैथ इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट वाइज, चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी is equal to negative of useful work, negative of useful work done, नेगेटिव ऑफ ए यूजफुल वर्क डन। ये बोलता है हमारा दूसरी डेफिनेशन। अभी इसको समझते हैं ध्यान से। पहली बात तो नेगेटिव ऑफ ए यूजफुल वर्क डन। ए यूजफुल वर्क डन क्या है, ए यूजफुल वर्क डन कहीं भी आप कोई भी कतई भी ये नहीं मानना है कि एक्सपेंशन वाला वर्क डन है। ए नॉन पीवी वर्क है। हमने जब वर्क डन वाला लेक्चर लिया था उसमें बात भी की थी कि वर्क डन दो तरह के होते हैं, एक पीवी वर्क डन जिसमें मतलब एक होता था हमारा पीवी वर्क डन जिसकी हम इसमें नॉर्मली बात भी करते हैं, पी डेल्टा वी वाला, जिस केस में वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो। एक वर्क होता है जो कि नॉन पीवी वर्क होता है, नॉन पीवी वर्क, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, ग्रेविटेशनल वर्क हो गया। जैसे ये मेरा मार्कर है, ये नीचे आएगा तो इस पर वर्क हो रहा है ना, इस पर एक वर्क हो रहा है mgh का, है ना, इस पर वर्क हो रहा है mg, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो एक वर्क होता है जिसमें आपका वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो, उसको बोलते हैं पीवी वर्क, और एक जिसमें वॉल्यूम में चेंज ना आ रहा हो उसको बोलते हैं नॉन पीवी वर्क, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क, है ना, या ग्रेविटेशनल वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क होता है वो सारे वर्क, राइट। इसकी बात हम कर भी चुके हैं एक बार वैसे लेक्चर नंबर 4 में जब वर्क की बात कर रहे थे, राइट। अच्छा, तो नेगेटिव ऑफ ए यूजफुल वर्क, तो यूजफुल वर्क जो इधर है, ये जो यूजफुल वर्क डन की मैं बात कर रहा हूं, ये नॉन पीवी वर्क है, ये आपका नॉन पीवी वर्क है, ये बात ध्यान रखना। मतलब क्या भैया, मतलब ए भैया कि आपके पास एक ऐसा यंत्र है जिसको यूज करके आप नॉन पीवी वर्क भी निकाल सकते हो।
पीवी वर्क तो हम निकालते ही थे कि माइनस पी डेल्टा वी, या इंटीग्रेशन कर देना माइनस पी डी वी, है ना, या एरिया अंडर ए प्रेशर वॉल्यूम कर्व से हम पीवी वर्क निकाल लेते थे। ये सारा हमने किया हुआ है वर्क डन वाले क्वेश्चन वीडियो में, राइट। आज आपको एक ऐसा थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन मिला जिससे आप नॉन पीवी वर्क भी निकाल सकते हो, नॉन पीवी वर्क भी निकाल सकते हैं, राइट। एक ऐसा आपको फंक्शन मिला, राइट। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ ए यूजफुल वर्क डन, कि किसी सिस्टम से कितना यूजफुल वर्क करवा सकते हैं या किसी सिस्टम पे कितना यूजफुल वर्क हो सकता है, वो बराबर होता है चेंज इन गिब्स एनर्जी के। मतलब मान लो ये आपके पास सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, मानकर आपका सिस्टम है, राइट। अब इस सिस्टम के पास एनर्जीज हैं, इस सिस्टम के पास बहुत सारी एनर्जीज हैं। अब इस सिस्टम के पास जो एनर्जी है, इस सिस्टम के पास जो एनर्जी है उससे कितना यूजफुल वर्क करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन गिब्स एनर्जी, उसको बोलते हैं चेंज इन गिब्स एनर्जी, राइट। कि चेंज इन गिब्स एनर्जी बराबर होता है कि इस सिस्टम से कितना यूजफुल वर्क करा सकते हैं, कितना यूजफुल वर्क, समझ रहे हो, ठीक बात है। इसीलिए इसको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोला जाता है कि ये मार्कर के पास एनर्जी है, ये फ्री, अभी फ्री है, इसे अभी हम कोई काम नहीं कर रहे, इसके अंदर मार्कर के अंदर एनर्जी है जो कि फ्रीली प्रेजेंट है। इस फ्री एनर्जी से हम कितना काम करवा सकते हैं वो बराबर होता है चेंज इन गिब्स एनर्जी की, राइट। कि किसी, अगर हम मतलब कि किसी सिस्टम का डेल्टा जी निकाल लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस मार्कर से हम कितना यूजफुल वर्क करवा सकते हैं, इस मार्कर से कितना यूजफुल वर्क निचोड़ सकते हैं, चूस सकते हैं, समझ रहे हो बात, ठीक बात है। अच्छा, तो चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए यूजफुल वर्क डन, और यूजफुल वर्क डन आपका नॉन पीवी वर्क है, पीवी वर्क नहीं है। मतलब इससे हम क्या बात निकाल सकते हैं, देखो कि अगर आपका वर्क डन नेगेटिव होगा तो आपका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव कब होता है सर, वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, और वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज ए पॉजिटिव। बात कर चुके हैं यूपीएससी साइन कन्वेंशन में, राइट, लेक्चर नंबर 4 में थर्मोडायनेमिक्स में, राइट। तो चाहे तो हमें इससे और स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। पहली बात क्या बना सकते हैं कि वर्क, वर्क नहीं लिखते हैं, यूजफुल लिखते हैं ना, यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम मीन्स माइनस डब्ल्यू, है ना, माइनस डब्ल्यू, नेगेटिव वर्क की बात कर रहे हैं। जब सिस्टम वर्क करता है तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम बराबर होगा उस, जब वर्क डन हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम होता है उस केस में हमारा वर्क डन नेगेटिव होता है। तो जब वर्क डन नेगेटिव होगा डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, मतलब वर्क, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम बराबर होगा इंक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इंक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, इंक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक बात है ना, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब कि गिब्स एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और यूजफुल वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है तो मतलब वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो जब सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव है। तो डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या कि हमारी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है, गिब्स फ्री एनर्जी कम हो रही है ना, गिब्स फ्री एनर्जी कम हो रही है, राइट, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव मतलब जी फाइनल कम है जी इनिशियल से। तो दैट मीन्स वो बराबर होगा डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट। ये दो बातें हम निकाल सकते हैं इसी चीज से कि वर्क, हमें पता है कि वर्क और डेल्टा जी का साइन ऑपोजिट में है, मतलब जब वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब
वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो जब वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव तो मतलब डिक्रीज होगी गिब्स एनर्जी। और जब वर्क हमारा नेगेटिव होगा, वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो हमारी गिब्स एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा, गिब्स एनर्जी पॉजिटिव होगी, है ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इंक्रीज इन गिब्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम के बराबर होगी। ठीक बात है, सिंपल सी बातें चल रही हैं अभी, राइट। तो ये आपकी दूसरी डेफिनेशन है किसकी, गिब्स फ्री एनर्जी की, जिसमें आप थोड़ा सा और भी समझे कि हाँ नॉन पी किसी एक हमारे पास सिस्टम है, इससे हम कितना यूजफुल वर्क करवा सकते हैं, कितना यूजफुल वर्क इस मार्कर से निकाल सकते हैं, वो हमारा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर है। मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी अगर हमें किसी सिस्टम की पता है तो हम उससे ये बता सकते हैं कि उससे कितना यूजफुल वर्क करवा सकते हैं। ये इसका कंसेप्चुअल बात है। ठीक बात है, चलें आगे। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हमें करना है रिलेशन बिटवीन, अभी नहीं बताऊंगा, पहले रेस करूंगा फिर बताऊंगा। जब तक मैं फालतू का काम कर रहा हूं तो आप भी फालतू टाइम वेस्ट करोगे। ऐसे कैसे, मैं रेस कर रहा हूं और आपको टॉपिक भी बता दूं कि कौन सा कराऊंगा। उल्लू समझे हो, हाँ उल्लू समझे हो हमका। चलो तो अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम एंड डेल्टा एस टोटल चेंज इन एंट्रोपी टोटल, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। इसका रिलेशन का काम क्या है हमें आगे समझ आएगा इसी लेक्चर में। मतलब पहले सबसे पहले तो रिलेशन निकालते हैं कि चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम और टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है सबसे पहले वो निकालते हैं, राइट। चलो बात करते हैं। तो हमें पता है यार कि डेल्टा एस टोटल बराबर होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। पिछले लेक्चर में ही बात कर चुके हैं, डेल्टा एस ऑफ ए सराउंडिंग। अब लेट ए आपका कहाँ बना है, चलो इधर बना देते। ए आपका सिस्टम है, ए आपका सराउंडिंग है ना, ये आपका सराउंडिंग है। सिस्टम क्या हुआ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है सराउंडिंग को, है ना, एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे हीट दे रहा है, राइट। लेट सिस्टम रिलीज हीट क्यू at constant pressure and temperature पे सिस्टम जो है वो क्या वो हीट रिलीज कर रहा है। ठीक बात है। अच्छा, तो आपको पता है जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिलीज हो रही होती है तो मतलब क्यूपी बराबर होता है डेल्टा एच के, राइट। क्यूपी बराबर होता है डेल्टा एच के, ये बात हमें पता है पहले से, है ना। क्यूपी बराबर होता है डेल्टा एच के। अच्छा, तो उस केस में क्या होगा, हमें पता है डेल्टा एस बराबर होता है क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय टी के, है ना। डेल्टा एस बराबर होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी के, ये हमें पता है होता है, राइट। अच्छा,
तो अगर सिस्टम ने क्यू हीट दी और सराउंडिंग ने क्यू हीट ऑब्जर्व की, सिस्टम ने क्यू हीट दी, सराउंडिंग ने क्यू हीट ऑब्जर्व की, मतलब सिस्टम ने हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब ये बात क्या हम लिख सकते हैं कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, या सिस्टम ने क्यू हीट दी, है ना, क्यू हीट दी और सराउंडिंग ने ऑब्जर्व की, राइट, ये बात हम लिख सकते हैं, है ना। सिस्टम ने हीट दी मतलब सिस्टम की हीट है माइनस क्यू, क्योंकि इसने क्यू हीट दी मतलब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस क्यू, है ना। इसने हीट ऑब्जर्व की, जो हीट ऑब्जर्व करता है उसका साइन पॉजिटिव, जो हीट देता है उसका साइन नेगेटिव। तो माइनस क्यू सिस्टम की हीट है, प्लस क्यू सराउंडिंग की हीट है, राइट, ठीक बात है। चलो, अब अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो मतलब हम ये भी बात लिख सकते हैं, कि माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बराबर होगा डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग के, क्यू को डेल्टा एच से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। माइनस डेल्टा एच ऑफ ए सिस्टम बराबर होगा डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग के, ठीक बात है। ये हम लिख सकते हैं कि जब सिस्टम की हीट क्यू है, सराउंडिंग की हीट माइनस क्यू है, तो सिस्टम की हीट और सराउंडिंग की हीट में रिलेशन होगा, है ना, कि सिस्टम की हीट क्यू है अगर, तो सराउंडिंग की माइनस क्यू है ना। मतलब हीट आपकी हीट ऑफ ए सिस्टम इज ए नेगेटिव ऑफ ए हीट ऑफ ए सराउंडिंग, है ना, वही बात लिख सकते हैं, है ना। या हीट ऑफ ए सराउंडिंग इज ए नेगेटिव ऑफ ए हीट ऑफ ए सिस्टम, एक ही बात है, राइट। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, अब सर मुझे आपको मैंने बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में ही कि अगर आपका अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्यू को हम एच से रिप्लेस कर सकते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्यू को हम एच से रिप्लेस कर सकते हैं, तो डेल ए हमारा फॉर्मूला बन जाता था ए। अभी हम डराइव कर रहे हैं, राइट, तो बस डराइव करने का डेल्टा जी टोटल और डेल्टा जी सिस्टम में एक रिलेशन डराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हो सकता है वो कर रहे हैं, राइट, क्लियर है। अच्छा, तो डेल्टा एस टोटल बराबर होगा डेल्टा एस ऑफ ए सिस्टम, कहाँ लिखें, चलो इधर लिखते हैं, डेल्टा एस टोटल बराबर होगा डेल्टा एस ऑफ ए सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ ए सराउंडिंग, अगर मैं डेल्टा एस ऑफ ए सराउंडिंग इस फॉर्मूले से लिखना चाहूं तो डेल्टा एस ऑफ ए सराउंडिंग बराबर होगा डेल्टा एच ऑफ ए सराउंडिंग डिवाइड बाई टी, और डेल्टा एच ऑफ ए सराउंडिंग बराबर होगा माइनस डेल्टा एच ऑफ ए सिस्टम, है ना। तो मैं चाहूं तो ये लिख सकता हूं कि डेल्टा एस ऑफ ए सराउंडिंग बराबर होगा डेल्टा एच ऑफ ए सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ ए सिस्टम डिवाइड बाई टी। देख लो भाई, क्या ये बात स्टेप क्लियर है। डेल्टा एस ऑफ ए सराउंडिंग में लिख सकता हूं डेल्टा एच ऑफ ए सराउंडिंग डिवाइड बाई टी, सिंपल। डेल्टा एच ऑफ ए सराउंडिंग को फर्दर मैं रिप्लेस कर सकता हूं माइनस डेल्टा एच ऑफ ए सिस्टम, तो वो डेल्टा एस ऑफ ए सराउंडिंग बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा एच ऑफ ए सिस्टम डिवाइड बाई टी के, सिंपल बात। तो डेल्टा एस ऑफ ए सराउंडिंग लिखा मैंने, उसको बराबर माइनस डेल्टा एच ऑफ ए सिस्टम डिवाइड बाई टी के, ठीक बात है। अच्छा, तो इधर से अगर मैं इसको सोल्व करूं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी डेल्टा एस टोटल बराबर टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ ए सिस्टम, राइट, ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो, है ना, टी इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे वाला टी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो टी डेल्टा एस ऑफ टोटल टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम आ जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, तो अब टी डेल्टा एस, अगर उधर से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ ए सिस्टम, ए आ जाएगा, ठीक बात है। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है।
आपको पता है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के, अभी पीछे करके हटे हैं। तो डेल्टा एच ऑफ ए सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ ए सिस्टम बराबर होगा डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम के। तो इसको डेल्टा जी ऑफ सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो रिप्लेस कर देते हैं, वो बराबर होगा माइनस डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम के। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि टी डेल्टा एस टोटल बराबर होता है माइनस डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम। तो फाइनल हमारे पास रिलेशन आ गया कि डेल्टा जी बराबर होता है, या तो माइनस साइन देकर लिख लो, चलो, डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम बराबर होता है माइनस टी डेल्टा एस ऑफ ए टोटल, माइनस टी डेल्टा एस ऑफ ए टोटल। ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया। मेन बात इसी की है, ठीक बात है। ये हमने रिलेशन ड्राइव किया, डेरिवेशन चाहे दिमाग में रहे चाहे ना रहे, ये रिलेशन दिमाग में होना चाहिए। ड्राइव मैंने आपको एक बार करके अपने तरफ से दिखा दिया है, कुछ भी नवा नहीं यूज़ किया है, सारा जो आपको पहले सिखाया गया है उसी का यूज़ करके किया है, राइट। एक बार वापस देखोगे तो सब कुछ सिंपली लगेगा। इसको बस हमने डेल्टा एच ऑफ ए सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच ऑफ ए सिस्टम इस फॉर्मूले से डेल्टा जी के बराबर लिख दिया, तो डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम से रिप्लेस कर दिया, नेगेटिव साइन बाहर था ही। तो माइनस डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम फाइनली आया टी डेल्टा एस टोटल के। दैट मीन्स डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम बराबर आया माइनस टी डेल्टा एस ऑफ ए टोटल के। अब इस रिलेशन का काम क्या है, हमने क्यों निकाला डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम और डेल्टा एस टोटल के बीच में रिलेशन, अभी समझोगे। थोड़ा सा मिटो दे, इधर मिटो देते हैं। चलो इसको ऊपर लिख ही देता हूँ। रिलेशन बिटवीन रिलेशन हमने निकाल दिया, नीचे सारे ही मिटो देते हैं। डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम बराबर है माइनस टी डेल्टा एस टोटल के। फाइनल बात तो यही है, बाकी डिराइव तो हमने कर ही लिया है, ये हमने रिलेशन निकाल लिया। अब बाकी सारा इरेज कर देते हैं, राइट, कि एक बार में सब खत्म हो जाए। आपका अच्छा है ना, बीच बीच में आपको 2-2 मिनट रेस्ट क्यों मिल जाती है, 2 मिनट तो नहीं 30 सेकेंड। आपको तो मज़ा आता होगा कि जल्दी जल्दी इरेज करने वाला टाइम आए, है ना। समझ रहा हूँ आपके दिलों की बातें कि थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा 30 सेकेंड का, आराम से देखते रहेंगे, दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा। और मेरे लिए सबसे एफर्ट वाला काम यही होता है, इसमें बहुत जोर लगता है भाई रब करने में। ये आपके पास रिलेशन आपने डिराइव करके निकाल लिया, मैंने फाइनल बात लिख दी थी। अब देखो यार, आपको 3 चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। पिछले लेक्चर में मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी। पहली बात क्या बताई थी कि डेल्टा एस टोटल जब आपका बराबर 0 के होता है तब क्या होता है, हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, है ना। पहली बात तो ये आपको पिछले लेक्चर में ही बताई थी, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। एक बात और क्या बताई थी, 2 बातें और बताई थी कि डेल्टा एस, अगर डेल्टा एस टोटल हमारा पॉजिटिव हो या मतलब ग्रेटर देन जीरो हो तो डेट मीन्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड डेल्टा एस टोटल नेगेटिव हो तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ये 3 चीज़ें आपको मैंने पिछले ही लेक्चर में अभी बता के हटा हूं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब देखो, डेल्टा एस टोटल 0
तो डेल्टा एस टोटल जीरो, तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम भी जीरो। मतलब आज से आपको एक कंडीशन और मिल गई इक्विलिब्रियम की, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम जीरो। पहले अभी तक आपके पास एक ही कंडीशन थी इक्विलिब्रियम के लिए कि आप इक्विलिब्रियम के लिए एक कंडीशन लगा सकते थे कि डेल्टा एस टोटल बराबर होता है जीरो के। आज से आपके पास एक कंडीशन और है कि डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम भी बराबर जीरो के होता है इक्विलिब्रियम पे। ठीक बात है, पहली तो बात है। अच्छा, दूसरी बात, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस अगर आपका पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। दैट मीन्स फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी आपका नेगेटिव होता है, डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम आपका नेगेटिव होता है। तो आज से आपको दो कंडीशन मिल गई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। अगला लेक्चर स्पॉन्टेनियस पे ही होने वाला है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, और डेप्थ में जाना है, स्पॉन्टेनिटी पे जाना है बहुत, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगले लेक्चर में बात करेंगे। खैर, अभी के लिए आपको दो कंडीशन मिल गई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, कि किसी भी क्वेश्चन में स्पॉन्टेनियस शब्द यूज किया होगा तो उस केस के लिए आपको दो कंडीशन मिल गई कि डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा मतलब ये भी लिख सकते हो, डेल्टा एस पॉजिटिव लिख लो चाहे तो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, राइट। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए ही निकालने के लिए, ए फाइनल कंक्लूजन निकालने के लिए कि नॉन इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, यही चीज निकालने के लिए हमने रिलेशन निकाला है। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, इसके ज्यादा क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इस चीज के, बाकी इस चीज इधर भी करेंगे इधर, लेकिन कुछ और काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बहुत बात होगी, राइट। उसके लिए इधर से आपको नॉलेज पहले से पता होनी जरूरी है, इसलिए इधर कराया गया। ठीक बात है। अच्छा, तो आज से आपको इक्विलिब्रियम पे डेल्टा, अगर किसी भी क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम शब्द यूज किया गया है और वो क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, एक तो इक्विलिब्रियम जो हम अगला चैप्टर करने ही वाले हैं, लेकिन अगर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस में इक्विलिब्रियम शब्द का यूज किया गया है तो आज से आपको दो कंडीशन पता है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस टोटल जीरो होता है, डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम नेगेटिव और डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम जीरो होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी सिस्टम पॉजिटिव। ठीक बात है, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका पहली बात, तीन कंक्लूजन जो निकालने थे वो हमने निकाल लिए। दूसरी बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन, कितने रिलेशन निकालोगे सर, आजकल रिलेशनशिप बहुत हो रहे हैं। कहाँ सर, हम तो बैठे हैं, कोई भाव ही नहीं देती सर, क्या करें, मिलेगा भाव, मेहनत करो पढ़ाई में, उसमें भी उम्मीद ना छोड़ो, एफर्ट मारते रहो, एक दिन सफलता हासिल होगी। अब ये आपके ऊपर है कि इस सलाह को पढ़ाई में यूज़ करना है कि कहाँ यूज़ करना है, उसके लिए आप ज़्यादा समझदार हो तो आप देख लेना। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम के से डोनेट करते हैं, है ना, कैपिटल के से। वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं, एक केपी एक केसी। केपी तब होता है जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म ऑफ ए प्रेशर डिफाइन करें, और केसी होता है जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म ऑफ ए कंसंट्रेशन डिफाइन करें। इक्विलिब्रियम में बात करेंगे, इधर भी थोड़ी सी बात करेंगे, राइट। वैसे इतना अभी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इक्विलिब्रियम में केपी और केपीसी के बारे में बात डिटेल में होगी। अच्छा, तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट
एंड के हमने निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन हमें निकालना है। इस पर क्वेश्चन बहुत आए हैं थर्मोडायनेमिक्स में। देखो सबसे पहली बात, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ए एक रिलेशन होता है जिसमें क्यू क्या है, ये क्यू का बा, ये ससुरा क्यू का बा, ये ससुरा क्यू बा रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, इस ससुरा रिएक्शन कोशेंट का बा। देखो आपके पास मान लो कोई भी रैंडम में रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहा हूं, जैसे a+2b, इससे आपका C प्लस लेट से 3D बन रहा है। ये मैंने कोई एक रैंडम रिवर्सिबल रिएक्शन ली। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जो आगे भी जा रही है जो पीछे भी आ रही है, राइट। तो क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D दी पावर 3। ऐसे मैं एक्सप्रेस करके दिखाऊंगा, एक्सप्रेस करूंगा तो आप खुद समझ जाओगे कि अच्छा क्यू कैसे निकालते हैं किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। A B 10 स्क्वायर, ऐसे क्यों निकालते हैं, क्या करते हैं, जितनी भी प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए किसका, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट्स, है ना, विद देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एज ए पावर टू द प्रोडक्ट ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट्स टू द स्टाइकोमेट्रिक पावर। मतलब सिंपल आपको ये करना है, कोई बकवास बातें नहीं, सीधी सीधी बातें हैं कि क्यू आपका ए होता है जिसमें हम पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, डी में कोफिशिएंट स्टाइकोमेट्रिक वैल्यू थी 3, तो इसलिए पावर में भी कंसंट्रेशन की पावर में भी 3 लिखेंगे, डिवाइड बाय जितने भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आई टर्म्स लिख दो, डिवाइड बाय रिएक्टेंट वाली कंसंट्रेशन आई टर्म लिख दो, डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था इसलिए पावर में 2 आ गया। ऐसे हम क्यों लिखते हैं, इसकी हम मेन बात कहाँ करेंगे, इक्विलिब्रियम में, जहां हम लीच चैटलियर प्रिंसिपल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम चैप्टर का, इधर जितना काम का उधर बात करते हैं। अच्छा, एक क्यू क्या होता है, रिएक्शन कांस्टेंट, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी यही होता है कि सी, अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ए बी द स्क्वायर, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी यही होता है। तो फर्क क्या है क्यू और के में, देखो जब हम रिएक्शन कोशेंट डिफाइन करते हैं तो हम किसी भी कंसंट्रेशन पे बात करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन हो, रिवर्सिबल रिएक्शन में किसी भी स्टेज पे, हर एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं होती। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम रिएक्शन में फर्क क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन सिंपल एक ऐसी रिएक्शन होती है जो आगे भी जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब रिवर्स, जिसको हम रिवर्स कर सके। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जो आगे भी जाती है पीछे भी जाती है, किसी भी तरह से जाए। मतलब ए हो सकता है कि आगे जाने वाली रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो, पीछे आने वाले रिएक्शन का रेट कम हो। लेकिन इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, कि जितना फॉरवर्ड में रिएक्शन जितनी तेजी से चल रही है उतनी ही तेजी से बैकवर्ड में भी चल रही है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बस रिएक्शन रिवर्स दोनों डायरेक्शन में हो। अब वो मैटर नहीं करता, अगर दोनों डायरेक्शन में हो, चाहे फॉरवर्ड तेज जा रही हो, बैकवर्ड स्लो आ रही हो, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस नहीं है। किसी रिवर्सिबल प्रोसेस को इक्विलिब्रियम प्रोसेस होने के लिए, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होने के लिए उसकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होनी पड़ती है, तब वो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब हर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन तो है, लेकिन हर एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन वही रिएक्शन होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो, कि जितना तेजी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही तेजी से प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा हो। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन बस जिसमें
आगे भी रिएक्शन, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन जारी हो, बैकवर्ड में भी। उसमें कोई ये बात नहीं होती, उसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती कि आगे जाने वाली रिएक्शन और पीछे आने वाली रिएक्शन दोनों की रेट बराबर हो। कोई किसी भी रेट जाइए, आगे लेके ज़्यादा हो कम हो मैटर नहीं करता, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर दोनों डायरेक्शन में जा रही है तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहलाने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, राइट। इक्विलिब्रियम मतलब जो एक क्यू है, क्यू में जो एक कंसंट्रेशंस की टर्म्स यूज की गई है, एक कंसंट्रेशंस एट एनी कंसंट्रेशंस at any stage of रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रखी गई है, at any stage of रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड इधर जो कंसंट्रेशन की टर्म्स लिखी गई हैं, एक कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम्स लिखी गई हैं, कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लिखा गया है, राइट। दोनों का देखने में सेम लग रहा है, लेकिन जो इधर कंसंट्रेशंस की वैल्यू पुट गई है, ओ वाली कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम है, कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम है। ए क्या है, इधर कंसंट्रेशन ऑफ सी है एट एनी टाइम टी, राइट, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी भी टाइम टी पे, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है। दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन इधर वैल्यू कुछ और पुट करते हैं, इधर कुछ और पुट करते हैं। ये इक्विलिब्रियम में सी की कंसंट्रेशन क्या है वो पुट करते हैं, इधर किसी भी कंसंट्रेशन को पुट कर सकते हैं किसी भी स्टेज में रिवर्सिबल प्रोसेस के। ठीक बात समझ रहे हो? अच्छा, तो अब देखो इधर लिखते हैं, इक्विलिब्रियम में आपको एक बात पता है, पहली बात तो डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी ऑफ ए सिस्टम जीरो होता है ना। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, और इक्विलिब्रियम पे और क्या होता है, के बराबर क्यू के हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम पे के बराबर क्यू के हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे के तो बराबर इसी के है, और इक्विलिब्रियम पे ही अगर मैं क्यू भी निकालूं, इक्विलिब्रियम पे ही अगर मैं क्यू भी निकालूं तो क्यू का एक्सप्रेशन में भी यही, जैसे के तो के आपका बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी दी पावर 3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए दी पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी दी पावर 2 एट इक्विलिब्रियम। तो ये सारी टर्म कंसंट्रेशन में है। अगर मैं क्यू की वैल्यू भी कंसंट्रेशन में क्यू की वैल्यू भी मैं इक्विलिब्रियम में निकालूं तो क्यू की वैल्यू इक्विलिब्रियम में क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए सी एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम दी पावर 3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम दी पावर 2। तो इसमें भी सेम चीज आएगी, इधर से भी सेम चीज आएगी। तो मतलब इक्विलिब्रियम ही एक ऐसी स्टेज है जहां पे क्यू बराबर के होता है। क्यू लेस देन के कब होता है, क्यू ग्रेटर देन के कब होता है, इसकी बात इक्विलिब्रियम में होगी। अभी कोई काम का नहीं है यहाँ पे, अभी के लिए फिलहाल आपकी बात बस इतनी सी है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी बराबर जीरो के होता है, के बराबर क्यू के हो जाता है। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन कोएफिशिएंट के बराबर हो जाता है, राइट। अच्छा, तो ये आपका रिलेशन है। इक्विलिब्रियम पे अगर बात करें, तो डेल्टा जी जीरो होता है, के बराबर क्यू के होता है। तो इस इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन में सारी इंफॉर्मेशन पुट करो, डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी नोट, और क्यू की जगह हम के लिख सकते हैं, राइट। डेल्टा जी मैंने जीरो कर दिया, है ना, डेल्टा जी मैंने जीरो कर दिया। इक्विलिब्रियम पे इस रिएक्शन को जब इस इक्वेशन को अप्लाई की तो ये हमारी जीरो आ गया, डेल्टा जी नोट आर टी, क्यू को के से रिप्लेस कर दिया। ठीक बात है। तो इधर से हमारी इक्वेशन क्या आई, इधर से हमारी सर इक्वेशन आई कि डेल्टा जी नोट बराबर है माइनस आर टी एल एन के, या अगर लॉग द बेस 10 में लिखना चाहें तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के, लॉग द बेस 10 के। ए आपका रिलेशन आ गया डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। डेल्टा जी नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, अभी रट जाना चाहिए। ठीक बात है, अभी रट जाना चाहिए। क्या वो क्या है, किसी भी कंसंट्रेशन पे जब हम निकालें चीज़ें,
कोई भी कंसंट्रेशन पे जब हम Q की वैल्यू निकालें, Q किसी भी कंसंट्रेशन पे निकालते हैं, K हम इक्विलिब्रियम पे आने वाली कंसंट्रेशन पे ही निकालते हैं। ठीक बात है। अच्छा, ए फॉर्मूला याद रखना है, ए फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है बात? ठीक है। चले आगे। चलो आगे एक छोटी सी चीज और, हालांकि उसका काम थर्मोडायनेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं आता, लेकिन केमिकल किनेटिक चैप्टर में आता है। तो इधर क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इधर भी काम आ सकता है, किसी जेईई एडवांस के क्वेश्चन में तो आ ही सकता है काम, मेंस नीट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कम आता है, उधर ज़्यादा आता है। सिलेबस का पार्ट ही है, बस केमिकल किनेटिक्स में ज़्यादा आता है। 2 चैप्टर है ना, एक 12th क्लास में चैप्टर है केमिकल किनेटिक्स, जो 11th में बच्चे होंगे उनको मे भी ना पता हो अभी कि 12th के चैप्टर कौन कौन से हैं। तो केमिकल किनेटिक एक चैप्टर है 12th में, उधर आता है ज़्यादा, लेकिन इधर भी इसको हम करेंगे। छोटा सी पार्ट है, ज़्यादा नहीं। बस एक लास्ट पार्ट है, उसके बाद हमें क्वेश्चन ही करने हैं। चलो लिखो, डिपेंडेंस ऑफ के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहो तो नीचे के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो। डिपेंडेंस ऑफ के इक्विलिब्रियम ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। लिखो कैसे ड्राइव करें, जल्दी जल्दी करेंगे, इधर ज़्यादा काम का नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको पता है डेल्टा जी नोट बराबर होता है माइनस आर टी एलन के, है ना। ए अभी आपने ड्राइव किया है ना, इक्विलिब्रियम पे माइनस डेल्टा ए बराबर होता है, चलो के ही लिखते हैं अभी, राइट। डेल्टा जी नोट बराबर होता है माइनस आर टी एलन के। और डेल्टा जी नोट का एक फॉर्मूला और भी पता है आपको कि डेल्टा जी नोट हम लिख सकते हैं डेल्टा एच नोट टी डेल्टा एस नोट, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ए हमने देख लिया, 2 फॉर्मूले हमें डेल्टा जी नोट के पता है, 2 लिख लिए। अच्छा, इधर से एलन के मैं इधर रखता हूं, बाकी सब उधर ले जाता हूं, तो इधर आ जाएगा डेल्टा एच नोट माइनस आर टी, है ना, माइनस आर टी इधर ले आए, टी डेल्टा एस नोट आर टी, है ना, माइनस वाला ए आ गया, राइट। टी से टी मर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा एस नोट बाय आर इधर आ गया, माइनस डेल्टा एच नोट बाय आर टी इधर आ गया। सिंपल प्लस माइनस ही लिखा है अभी मैंने, और कुछ नहीं किया है, राइट। बस आर टी को उस साइड ले गया और लिख दिया है। ठीक बात है, ये आपका आ गया। अच्छा, अब लेट से मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस निकालनी है मुझे के इक्विलिब्रियम की विद टेम्परेचर। तो लेट से T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K1, T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K2, है ना। टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K1, टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K2। तो क्या आएगा रिलेशन, इसमें पुट करो। तो ln K1 बराबर आएगा डेल्टा एस नोट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री, स्टैंडर्ड एंट्रोपी सेम ही रहेगी, डेल्टा एस नोट ही, आर डेल्टा एच नोट, किसी भी टेम्परेचर पे निकालें स्टैंडर्ड एंट्रोपी और स्टैंडर्ड एंथैल्पी तो सेम ही रहेगी, है ना, डेल्टा T1। ठीक बात है। इसी तरह किसी K2 पे निकालें तो ln K2 बराबर होगा डेल्टा एस नोट बाय आर माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइड बाय आर टी 2। ये 2 टेम्परेचर पे हमने निकाल लिया, क्लियर है। अच्छा, तो ए मान लो आपकी रिएक्शन, ए आपकी इक्वेशन 2 है, ए आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक बात है। अब 2 - 1 करो, क्या करें,
2 माइनस 1, दो में से एक को घटा दो, दो में से एक को घटाओगे तो क्या आएगा, ln लेफ्ट साइड क्या आएगा, ln k2 माइनस ln k1 बराबर आ जाएगा। अगर दो में से एक को घटाएंगे तो इससे तो ये मर जाएगा, और इधर क्या आएगा माइनस डेल्टा h0 बाय RT1, माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, है ना। अरे यार, माइनस डेल्टा h0 बाय RT2 माइनस ऊपर आ रहा है माइनस, दो में से एक घटा रहे हैं ना, तो RT2, राइट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा h0 बाय R कॉन्स्टेंट निकाल लिया, 1 बाय T1, 1 बाय T2, 1 बाय T1 T2 ये T1 है ना, ये T1, तो ये आ जाएगा, है ना। सिंपल सा करके आ जाएगा, डेल्टा h0 बाय R कॉमन ले लो, बाकी सारा 1 बाय T1 इधर माइनस 1 बाय T2 उधर, ठीक है। तो इधर क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं ln k2 बाय k1, है ना। ln k2 माइनस ln k2 को ऐसे लॉग की प्रॉपर्टी है, सिंपल ये लिख सकते हैं, बराबर डेल्टा h0 बाय R, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ठीक बात है। इसको ही आप चाहें तो फर्दर ये कर सकते हैं कि लॉग के फॉर्म में लिखना चाहें तो log k2 बाय k1 बराबर है डेल्टा h बाय 2.303 R, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ये आ गया आपका रिलेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर, है ना, कि किसी टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, किसी टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ये उसका रिलेशन आ गया कि टेम्परेचर चेंज करेंगे, अगर पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में टेम्परेचर T2 कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम रिलेशन निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को वैसे बोलते हैं वेंट होफ इक्वेशन, वेंट होफ इक्वेशन। इसी को केमिकल किनेटिक्स में बहुत यूज किया जाता है, केमिकल किनेटिक्स में। बस उधर डेल्टा एच की जगह पे EA लिख देते हैं, डेल्टा एच को EA से रिप्लेस कर दोगे तो केमिकल किनेटिक्स की इक्वेशन बन जाएगी। EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल किनेटिक्स में इस पे बात करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो ये तीसरा चीज याद रख सकते हो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर, ठीक बात है। ये सारी यार बातें थी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेटेड, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बस फॉर्मूला याद रख लो टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। ये आपको इसके रिलेटेड जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन दिखेंगे भी नहीं, राइट, थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में दिख सकते हैं। अगला चैप्टर इक्विलिब्रियम में कराऊंगा, उसमें इसके क्वेश्चन दिख सकते हैं। केमिकल किनेटिक्स में तो दिखेंगे ही दिखेंगे, तो इस चैप्टर में शायद ना दिखे, लेकिन अगले चैप्टर्स में दिखेंगे। मे भी इस चैप्टर में भी दिख जाए, मुझे अभी लास्ट 3-4 साल में नहीं दिखे, पिछले साल में हो सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन मुझे कंप्लीट टॉपिक कराना है तो इसलिए मैंने करा दिया, ठीक बात है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे PYQ। एक बार थ्योरी करा देता हूँ ना, एक बार पूरा लेक्चर हो जाता है, फिर क्वेश्चन वाला काम तो बहुत हल्का होता है। क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी खत्म होते हैं जब मैं इसलिए मैं थ्योरी तसल्ली से कराता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता है, चाहे फिर जेईई का क्वेश्चन हो, नीट का हो, कोई भी क्वेश्चन हो। एक बार अच्छे से समझा दिया है, फिर क्वेश्चन में उतने एफर्ट नहीं लगते। जब कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता तभी क्वेश्चन समझाने में एफर्ट लगते हैं। एक बाय द वे एक आपकी जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्विंग की, क्योंकि इधर मैं अभी ज़्यादा जेईई एडवांस के क्वेश्चन नहीं ले पाता हूँ, कंसेप्ट सारा जेईई एडवांस तक करा देता हूँ। उसका रीज़न यही है कि अभी पहले काफ़ी स्टूडेंट जेईई मेंस और नीट को ही टारगेट करते हैं, तो नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्बैलेंस हो जाएगा वो, है ना। इसलिए जेईई एडवांस के लिए मैं अलग से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ निकालूंगा कुछ टाइम बाद, अभी पहले कुछ चैप्टर सॉल्व करा दें उसके बाद। लेकिन जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चंस में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो जेईई मेंस में पिछले साल क्वेश्चन आए होते हैं वही नीट में अगले साल आ जाते हैं, उसी को कॉपी कर देते हैं। तो इसलिए मैं जेईई एडवांस ले लेता हूँ कि नीट वाले बच्चों के लिए ज़्यादा हैवी ना हो जाए।
एक बैलेंस वे में चले, है ना। तो जेईई एडवांस के क्वेश्चन के लिए एक अलग सा एक सीरीज बनाऊंगा मैं, डेफिनेटली बनाऊंगा। कब बनाऊंगा ये भी आइडिया नहीं है, लेकिन बनाऊंगा जरूर। पहले आप लोग भी मेंस तो निकाल लो, है ना। मेंस में 99 परसेंटाइल ले लो, फिर बात करेंगे। चलो क्वेश्चन लेते हैं कुछ। ओके, तो 3 क्वेश्चन है ना। 3 क्वेश्चन है अपने पास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट। अच्छा, स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट है, सीधी बात करते हैं। आपको 4 स्टेटमेंट दी हैं। कब क्वेश्चन आया? जेईई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब? जेईई मेंस अभी अभी आया हुआ लेटेस्ट एकदम क्वेश्चन। इसमें से पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अच्छा, पहली स्टेटमेंट दी है कि डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। डेल्टा जी नेगेटिव ही होता है ना। देखो, ए हमने बात की थी, डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस के लिए, डेल्टा जी 0 इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। ये 3 कंक्लूजन हमने लिखे थे डिराइव करने के बाद रिलेशन डेल्टा जी सिस्टम एंड डेल्टा एस टोटल के बीच में रिलेशन ड्रॉ करने के बाद ये 3 चीज़ें लिखी थी। तो पहला क्या बोल रहा है कि डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। पहली स्टेटमेंट सही है। हमें नॉन करेक्ट बतानी है, कौन सी करेक्ट नहीं है। तो पहली इक्वेशन करेक्ट है लेकिन ऑप्शन करेक्ट नहीं है, राइट। क्योंकि हमें कौन सा गलत है इन चारों में से वो चूज करना है, समझ रहे हो। तो पहला तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पहली इक्वेशन तो सही है, हमें गलत इक्वेशन बतानी है कौन सी है। दूसरी, डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नहीं, दूसरी इक्वेशन ही गलत है क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव नहीं, डेल्टा जी नेगेटिव ही होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। तो आंसर ऑप्शन बी ही हमारा सही है। तब भी ऑप्शन सी देख लेते हैं। डेल्टा जी इज 0 फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, डेल्टा जी इज 0 फॉर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए डेल्टा जी 0 है, तो रिवर्सिबल के लिए भी 0 ही होगा, राइट। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक बात है। बाकी 3 इक्वेशन सही है। इक्वेशन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 सही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर बी हमारी सही नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक बात है। जेईई मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन, ठीक बात है। एक बार कंसेप्ट करने की बात है, फिर रद्दी है। अगर कंसेप्ट ना करो फिर कैसे रद्दी है। आगे और लेते हैं, इसको बाद में लेते हैं, इसको सबसे लास्ट में लेते हैं। हाँ, अगला जेईई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है 29 जनवरी शिफ्ट 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट। ये 4 आपको रिलेशन दिए हुए हैं। कौन कौन से 4 रिलेशन दिए हैं? डेल्टा यू बराबर क्यू पी डेल्टा वी, पहला। दूसरा, डेल्टा जी बराबर ए दिया है, ए बी। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सी। डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाय टी, एंड डी डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन आर टी। तो अब हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो कौन कौन सी करेक्ट है देखो। कब आया हुआ है क्वेश्चन? जेईई मेन 2023 में आया हुआ है। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस, देखो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन जो डब्ल्यू होता है माइनस पी डेल्टा वी होता है, तो इधर माइनस साइन होता तब सही होती। तो ये इक्वेशन तो गलत है ना। माइनस पी क्यू माइनस पी डेल्टा वी होता है, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा वी लिखाया हुआ है इंटरनल एनर्जी वाले क्वेश्चन में, राइट। इंटरनल एनर्जी वाले लेक्चर में या थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में, दोनों का एक ही लेक्चर था। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बिल्कुल सही बात है, ये इक्वेशन सही है। डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाय टी, थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी पिछले लेक्चर में कराया है। डेल्टा एच बराबर है डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी डेल्टा एन आर टी के, तो ये गलत है क्योंकि डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के, तो ए भी गलत है। प्लस होता अगर साइन तब सही होती। तो स्टेटमेंट नंबर बी एंड सी सही है। तो बी और सी वाला देख लो कोई होगा तो हाँ, ऑप्शन बी एंड सी ओनली आर करेक्ट, अदर आर इनकरेक्ट, ठीक बात है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखो ऐसे को एक बार कंसेप्ट एक बार 1-2 घंटा जिसने लगा लिया लेक्चर में देख लिया, उसके बाद जेईई के ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ यार, और क्या उठा लूँ।
एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा फिर दूसरा। पहले इसको इरेज कर देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन नीट का लिया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है, रिएक्शन कैसी दी है, A+B से C और D, ए रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है। अच्छा, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है इन स्पीसीज का। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A हमें दी है कितनी सर, 2 दी हुई है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B हमें 3 दी हुई है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C हमें कितनी दी हुई है सर, 6 दी हुई है, नहीं 10 दी हुई है। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D हमें कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। ए हमें द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन is given 2, 3, 10, 6 ओके रिस्पेक्टिवली एट ए टेम्परेचर पे कितना दिया है, टेम्परेचर 300 केल्विन ओके। डेल्टा जी नोट फॉर ए रिएक्शन हमें बताना है, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, डेल्टा जी नोट ऑफ ए रिएक्शन हमें बताना है। चलो डेल्टा जी नोट है बताना है, डेल्टा जी नोट बताना है, राइट। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो डेल्टा जी नोट बराबर होगा हमारा, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो डेल्टा जी नोट बराबर होगा -RT ln क्यू के, है ना, क्योंकि हमें पता है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नोट प्लस RT ln क्यू के, जिसमें इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है और क्यू बराबर हो जाता है के, तो RT ln के। तो उससे हमारा रिलेशन आया था कि डेल्टा जी नोट बराबर -RT के। तो हमें डेल्टा जी नोट निकालने को बोला है और हमें अच्छा कंसंट्रेशन दी है तो देख सकते हैं। चलो तो इसको हम पहले लॉग के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं -2.303 RT log के, राइट। आगे आप देखोगे तो आपको क्वेश्चंस में ऑप्शन जो है कैलोरीज में दिए हैं, और मैंने आपको बताया कि आर की वैल्यू देखो, आर की जब भी वैल्यू अगर ऑप्शंस में जूल्स में निकालने को बोला है तो आर की वैल्यू आप इसको इतनी पुट करते हो, और जब आर आपको मतलब जब चार ऑप्शन जो है कैलोरीज में दिए होते हैं तो आर की वैल्यू आप 2 कैलोरीज पुट करते हो, पहले ही बताया हुआ है। फिर अगर पहली बार ही आए हो मेरे लेक्चर में तो फिर बता रहा हूँ कि अगर आर मतलब आपके जो ऑप्शंस हैं, अगर आपके जो ऑप्शन है वो जूल्स के टर्म में है तो आप आर की वैल्यू ए पुट करोगे, आर अगर जब आपके ऑप्शंस में आंसर कैलोरीज में है तो आर की वैल्यू ए पुट करोगे। फिलहाल अभी हमारे जो आंसर है कैलोरीज में निकालना है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैलोरीज में निकालनी है, तो आर की वैल्यू 2 लिख देंगे। टेम्परेचर 300 केल्विन log के। अब log के को कैसे लिख सकते हैं सर, के को कैसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पावर किसी के कोफिशिएंट में दिया ही नहीं हुआ है ना 1 2 3, मतलब सबके पावर कोफिशिएंट 1 ही है तो 1 ही आ जाएगा, है ना, डिवाइड बाय ए बी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे लिख सकते हैं सर, ठीक बात है। बस वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा जी नोट निकालना है तो सब कुछ दिया ही हुआ है, निकालना है बस। 300 log कंसंट्रेशन ऑफ सी आपको दी हुई है 10, कंसंट्रेशन ऑफ डी आपको दी हुई है 6, कंसंट्रेशन ऑफ ए 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी दी है आपको 3, राइट। तो 6 से 6 मर गया, log 10 1 होता है, 2.303 2 इंटू 300, तो 300 600 हो गया, 600 माइनस 2.303, तो 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 गुना 6 18 8 19, तो ए कुछ आंसर आ रहा है आपका, मान लो 2.3 मान के चलता हूँ, मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेते हैं, 2.3 मान के चलते हैं, राइट। तो ए आ रहा है हमारा आंसर लगभग 1980 के करीब। कितना आ रहा है आंसर, 2.3 2 1300 आ रहा है यार इनका तो, अरे हाँ 1300, 1980 कहाँ आएगा, कहाँ क्या लिख दिया भाई मैंने,
6 12 18। अरे कैसन भैया, कैसन भांग खाई के आइला। तो आंसर आ रहा है कितना, हाँ -1381 कैलोरीज, इतना आंसर आ रहा है ना। इधर 6 × 2 12 13 होगा ना, 13 होगा, 18 नहीं, 18 पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने। तो -1381 कैलोरीज आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी नवा नहीं है, बस एक बार अप्लाई करना ही सीखना था। वो हमने पहले भी सीख लिया हुआ है कि डेल्टा जी नॉट बराबर रिलेशन होता है। के मुझे पता है कि मैं ऐसे एक्सप्रेस करना मुझे आता है सर। उसके बाद तो मुझे सारी वैल्यू दी है, आर पता है मुझे, टी पता है, के कंसंट्रेशन के टर्म में पता है, कंसंट्रेशन की सारी वैल्यू दी है, उनको पुट किया, सोल्व किया, आंसर आ गया कि डेल्टा जी नॉट बराबर आ गया इतने के। ये नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक बात है। तो ये सारी यार बातें थी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेटेड। हमने सारा कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, मैथमेटिकल फॉर्म देख लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देख लिए, सारे कुछ चीज़ें डिराइव कर ली, और लास्ट में जेई और नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए। ठीक बात है। अब आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, आपको और भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जेई और नीट के PYQ में, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना, आपसे ईजिली हो जाएंगे। ठीक बात है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी और आई कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो KF डिवाइड बाय के बैकवर्ड के बराबर भी होता है। कभी कभी में भी काम आ सकता है ना। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर हो सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट फॉर ए फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए बैकवर्ड रिएक्शन, उसके बराबर होता है। ठीक बात है। ए भी मे भी यूज़ हो सकता है, वैसे क्या इक्विलिब्रियम का पार्ट है, लेकिन मे भी इधर कहीं यूज़ हो जाए कि कैपिटल के बराबर के ऑफ ए फॉरवर्ड डिवाइड बाय के ऑफ ए बैकवर्ड, है ना। फॉरवर्ड के लिए KF, बैकवर्ड के लिए KB। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है KF डिवाइड बाय KB। ठीक बात है। ये यूज़ हो सकता है, वैसे इक्विलिब्रियम में मैं कराऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ठीक बात है। ठीक है, तो यही यार सारी बात थी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे जिसमें हम भयंकर लेक्चर होगा, जिसमें स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिटेल में अब पहले समझेंगे कि क्या होता है, फिर डेल्टा H, डेल्टा S और डेल्टा G, इन तीनों का एक साथ कुछ ना कुछ युद्ध होगा और बहुत मजा आएगा, फिर क्लियरेंस और डेप्थ मिलेगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ और थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।